welcome to our another lecture of VMS series. तो अभी कल तक हमने डिस्कस कर लिया था इसमें सेक्शन 3 तक। अभी तक हम लोग जो डिस्कस करते आए हैं एक क्विक रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमने अब तक सेक्शन 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। 1 में इंट्रोडक्शन, देन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, 2 में हमने बात करी डेफिनेशंस की। वो डेफिनेशंस जो कि थ्रू आउट द बीएनएस वो टर्म्स रिपीट होंगे और उनकी यूनिफॉर्मिटी के लिए उन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है जो कि हम उसी मीनिंग में उसको हमेशा समझते हैं किसी भी सेक्शन में जहां वो टर्म यूज करा जाएगा। देन इन सेक्शन 3 हमने पढ़ा कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, इसके बारे में मेनली ये कॉन्सेप्ट कॉमन इंटेंशन सबसे मेजर है। सेक्शन 3 के अलग अलग क्लॉसेज में 9 क्लॉज हैं उसमें टोटल, तो अलग अलग क्लॉज में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, पर मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट उनमें है वो है कॉमन इंटेंशन, जिसमें हमने कुछ केसेस भी देखे। नाउ अब इसके साथ हम आते हैं हमारे इतना जो टॉपिक्स रहते हैं, टॉपिक्स के बाद आज के हमारे लेक्चर में वी बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 2 जो कि बात करता है पनिशमेंट्स के बारे में। चैप्टर 2 जो है ये बात करता है पनिशमेंट्स की। अब ये आईपीसी ने कहा दे रखा था, आईपीसी ने दिया हुआ था ये, तो ये आईपीसी के चैप्टर 3 में दिया रखा था। ठीक है, आईपीसी के चैप्टर 3 में दिया हुआ था जिसमें कि पनिशमेंट्स की बात की गई थी, कितने तरीके के होते हैं, कैसे इम्पोज किए जाते हैं आईपीसी। ठीक है, 4 से लेके 13 तक इसमें बीएनएस में 4 से लेके 13 तक जो सेक्शंस हैं ये इसमें डील करते हैं। तो एक एक करके हम इन सेक्शंस को देखेंगे कि इनका क्या मीनिंग है, कैसे पनिशमेंट्स के बारे में, पनिशमेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे ये जो सेक्शंस हम देखेंगे ये तो है ही है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में ऑफकोर्स पूछते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट से भी काफी इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए एक जनरल सेक्शन है which states punishments to which offenders are liable under the provisions of संहिता आर। किस किस तरीके के पनिशमेंट्स की बात की गई है इस पूरे संहिता में। संहिता मतलब बीएनएस में किन किन तरीकों के जो पनिशमेंट्स हैं वो इम्पोज किए जा सकते हैं, वो यहाँ पे कैटेगराइज कर रखे हैं। हमारा 6 टाइप के, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, imprisonment which is of two description, rigorous that is with hard labor or simple forfeiture of property, fine or community service। ठीक है, now what we need to understand is देखिएगा ये चीज, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, डेथ, ठीक है, जिसपे हमेशा बहुत ही क्वेश्चन होता है भाई कि क्या डेथ इम्पोज किया जाना चाहिए, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, ये सारी चीजें जिसके बारे में हमेशा जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, कोई डेथ इम्पोज किया जाना चाहिए चाहे कोई ऑफेंडर कितना भी गलत क्यों ना किया हो किसी ने, पर किसी के ह्यूमन राइट को आप नहीं ले सकते हो। हालांकि दे हैव नथिंग टू डू विद ऑल ऑफ दिस टॉपिक इन बीएनएस, लेकिन एक डिस्कशन, देयर इज दिस डिस्कशन ऑलवेज अराउंड डेथ। देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्या हुआ, मतलब ये देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट इज जेल, लाइफ इज जिंदगी, आपकी जिंदगी जितनी हो, जैसे मुझे अगर आज के डेट में जब अरेस्ट किया जाता है, अगर मुझे इम्प्रिजनमेंट होती है तो आज से लेके टिल आई डाई वो हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब फॉर द एंटायर नेचुरल लाइफ, जब तक कोई इंसान जिंदा है तब तक ये जो पनिशमेंट होगी वो हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखिए इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके के दिए हुए हैं। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा इम्प्रिजनमेंट और 2 तरीके के दे रखे हैं। पहला तो फर्स्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो तो अलग हो गया कि भाई आपके एंटायर लाइफ के लिए, इसके अलावा 2 तरीके की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कैसी, रिग्रेस, सिंपल। रिग्रेस और सिंपल क्या है, रिग्रेस और सिंपल का मतलब, सिंपल मतलब जो सिंपल जैसे जेल में किसी को डाल दिया गया है बस वो, और जो जैसे शोले में ना तो जेल में चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, वही होता है रिग्रेस मतलब लिखा वगैरह की विद हार्ड लेबर, जब आपको जेल में रहते हुए कुछ काम करना हो। ठीक है, वो है। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, इसका भी ऑब्जेक्टिव है। रिग्रेस देने का मेन पॉइंट ये होता है कि भाई एक तो आपने उस
नेचर का हीनियस क्राइम किया हुआ है, हीनियस बहुत ग्रेव, ठीक है, तो आपने बहुत सीवियर नेचर का, बहुत ग्रेव जिससे डैमेज हुआ हो, कुछ ऐसा क्राइम कमिट किया है। प्लस ये ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई ऑफेंडर अगर उस लेवल पे क्राइम कर सकता है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको एंगेज रखने के लिए कोई तरीके अपनाए जा सकता है, जिसमें होता है भाई आप काम करो, आपको वहां पे रह के ऐसे खाली नहीं बैठना है, काम करोगे उससे कुछ ऐसा जो कि प्रोडक्टिव कोई काम हो, वो सारी काम किए जा सकते हैं, जिसमें हार्ड लेबर जैसे कि जैसे चक्की पीसना, आटा निकालना, तेल निकालना, इस तरह के काम किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोर फीचर इज सीज कर लेना, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक ये हो गया। अगला तो अटैच करने का अथॉरिटीज के पास ऑप्शन होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। देन फाइन, फाइन इम्पोज किया जा सकता है, देखते हैं ना कि इतने रुपए का फाइन इम्पोज किया गया। और लास्ट है कम्युनिटी सर्विस। अब ये कम्युनिटी सर्विस क्या है? तो कम्युनिटी सर्विस जो है, कम्युनिटी सर्विस ये एक नया एडिशन है, न्यू एडिशन टू बीएनएस। ये हमारे आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस नहीं दी, ये बीएनएस में एक नया जोड़ा गया है। इसका पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई आप जेल में रहते हुए कुछ ऐसा करो जो कि समाज के लिए जेल में, आपको कुछ ऐसा सॉरी, आपको कुछ इस तरीके की पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, आपने जो गलत किया है उसके लिए आप पे ऐसी पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, आप जो कुछ करो जिससे समाज का भला हो, तब जाके वो होगा। क्या ये कहीं डिफाइंड है आईपीसी में? नहीं, आईपीसी में ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, कम्युनिटी सर्विस को आईपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं किया गया है, लेकिन बीएनएस में डिफाइंड, बीएनएसएस में सॉरी, ये जो है नॉट डिफाइंड अंडर बीएनएस बट डिफाइंड अंडर बीएनएसएस, यानी जो हमारा सीआरपीसी था उसके प्लेसमेंट में जो आया है बीएनएसएस, उसमें डिफाइन कर रखा है कम्युनिटी सर्विस को, जिसमें ये बात कही गई है कि ऐसी पनिशमेंट जिसमें आपको कम्युनिटी को सर्व करना है। अब सिर्फ कम्युनिटी को सर्व कैसे कर सकते हैं भाई? आपने कुछ ऐसा किया है, कोई ऑफेंस किया है जिसमें मान लीजिए आपको पनिशमेंट दी है कि आपको 1000 पेड़ लगाने हैं, या आपको 500 बच्चियों को पढ़ाना है, उनके स्टैंड एज तक के एजुकेशन का खर्चा उठाना है, या आपने वीडो वुमेन के रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए प्रोविजंस इंतजाम करने हैं, या ओल्ड एज होम में केयर टेकर में इंतजाम पूरा देखना है, उसका कैसे होगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जिससे सोसाइटी का कहीं ना कहीं से भला हो, इसे हमें कम्युनिटी सर्विस, कुछ ऐसा पनिशमेंट इम्पोज करना जिससे समाज का कोई भला हो। देखिए इन सारी चीजों से समाज का भला नहीं हो रहा है, किसी को डेथ पेनाल्टी दी गई, डेथ इम्पोज किया गया किसी पे, तो क्या उससे समाज को कोई भला हो रहा है? सिर्फ ये कि भाई जो ऑफेंडर था उसको पनिशमेंट दे दी गई, लेकिन इससे उसके मर जाने से ऐसा थोड़ा है कि भाई चार चार जो छोटी माइनर गर्ल्स हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा या कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। पर अगर कम्युनिटी सर्विस इम्पोज किया जाएगा तो इससे हो रहा है, इससे किसी तरीके का भला हो रहा है कुछ भी सोसाइटी को। तो ये पनिशमेंट जो है वो दिए गए थे बीएनएसएस में, इन विच कम्युनिटी सर्विस इज अ न्यू एडिशन, जो कि ऑलरेडी आईपीसी में नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए डिपेंड कैसे करता है कि भाई कौन सी पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, कैसे क्या होगा। तो पहली चीज तो ये होती है कि भाई दिया होता है इसमें कि जैसे हम जब ऑफेंसेस आगे पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ इस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट है, ठीक है, वो दे रखी है। अब वो कितना इम्पोज किया जाएगा, कैसे इम्पोज किया जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑफेंस के नेचर पे। ऑफेंस कितना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर किसी ऑफेंस में दे रखा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 7 years, ठीक है, मान लिया कि क्योंकि इस तरीके से दे रखे हैं ऑफेंसेस में आगे दिया हुआ है, तो किसी सेक्शन में अगर ये लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 7 years, अब यहाँ पे तो पहली चीज ये भी नहीं दे रखा है कि इम्प्रिजनमेंट, हमारे पास हमने देखा कि इम्प्रिजनमेंट दो तरीके के हैं, रिगरस भी है और सिंपल भी है। तो पहला क्वेश्चन की वहां वो नहीं दिया हुआ है किस तरीके की इम्प्रिजनमेंट। दूसरा इन्होंने लिखा है एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 7 years, मतलब कम से कम 7 साल के। तो इम्प्रिजनमेंट कम से कम 7 साल, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी है यहाँ पे। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा इम्पोज करें इसमें, इस केस में रिग्रेस करें या सिंपल करें, और मिनिमम 7 है तो कितना, केवल 7 रखें, 10 रखें, 12 रखें, कितना कितना इम्पोज करें, ये कहीं नहीं दिया है। ये कैसे डिसाइड होगा? अगेन ये डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम,
कौन सा ऑफेंस है जो कमिट किया गया है, किस तरीके से किया गया है। जैसे जब हम डेथ पढ़ते हैं तो डेथ में आपने एक डॉक्ट्रिन सुना होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो कि बच्चन सिंह केस से आया था, वो कैसे स्टैब्लिश हुआ। उसके कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि डेथ पेनाल्टी जो है वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जानी चाहिए, जब कोई चीज बिल्कुल रेयर कंडीशंस में हुई हो, एक्सेप्शनल कंडीशन में हुई हो। ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जैसे लोग, ठीक है, ऑफेंडर्स डू किल पीपल, ठीक है, मर्डर्स होते हैं, लेकिन किसी को ब्रूटली मारना, बहुत ब्रूटली मारना, वो फॉल करेगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में, तो उस केस में डेथ पेनाल्टी इंपोज की जाएगी, ठीक है। तो जहां दे रखा है कि भाई अगर इम्प्रिजनमेंट है और पीरियड भी एक वेग तरीके से दे रखा है, तो डिसाइड कैसे होगा। डिसाइड करने के लिए क्या होता है कि नेचर, ऑफेंस का नेचर क्या है, कौन सा ऑफेंस है, किस तरीके से कमिट किया गया। अगर वो मान लीजिए सिर्फ थेफ्ट है, ठीक है, 500 रुपए के थेफ्ट है, तो क्या उसके लिए आप किसी को रिगरस इम्प्रिजमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते, प्रोविजंस भी नहीं कहते हैं। तो भाई ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है ऑफेंस के नेचर पे और किस तरीके से कमिट किया है, क्या वो बहुत ब्रूटली किया गया है। अब जैसे थेफ्ट करने कोई गया और करके आता है वहां पे रॉबरी, ठीक है, रॉबरी करी उसने, साथ में वहां पे दो लोगों का मर्डर कर दिया, तो ये फिर ब्रुटैलिटी बहुत हो गई। आप गए थेफ्ट करने के लिए, लेकिन आपने रॉबरी के साथ में दो लोगों का मर्डर भी कर दिया। तो ये सारी चीजें फिर डिसाइड होगी कि भाई कैसे कैसे किया गया, तो उसके हिसाब से फिर पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ, ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हो गई, और कैसे इंपोज करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। नेचर एंड मैनर विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड हाउ इट हैज बीन कमिटेड, इन चीजों पर डिपेंड करेगा। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आगे सेक्शन पढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस इज थियरीज ऑफ पनिशमेंट। जो मैंने पहले ही कहा कि ये टॉपिक क्रिमिनल लॉ के लिए तो है ही है, साथ साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थियरीज ऑफ पनिशमेंट। अब थियरीज ऑफ पनिशमेंट क्या है? थियरीज ऑफ पनिशमेंट का मतलब है, जैसे हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप सबने पढ़ा होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस होते हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स है, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो स्कूल्स क्या है, उसमें क्या किसी स्कूल की बात की गई है? नहीं। स्कूल का मतलब है वेरियस अप्रोचेस। हमने एक अप्रोच को, जैसे भाई कहा किसी ने कि कुछ लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि लॉ जो है वो, लॉ उनको कहते हैं हम जो सोसाइटी से बन रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई लॉ वो है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थे, लेकिन हमने अब पहचानना शुरू किया। मतलब यहाँ पे सोसाइटी की बात की गई, यहाँ पे हिस्ट्री की बात की गई। किसी ने कहा कि नहीं भाई लॉ तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉ ना सोसाइटी से निकल के आ रहा है और ना ही हिस्ट्री में इसका कुछ ऐसा है, कुछ नहीं। लॉ सिर्फ हम उसे कहेंगे जो भगवान ने बना के नियम भेजे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने ये कहा। तो ये हो गया नेचुरल स्कूल। तो ये स्कूल्स हैं। स्कूल का क्या मतलब हुआ, क्या किसी स्कूल की बात है क्या? ये जो लोग, मान लीजिए अगर इस स्कूल को मानने वाले, इसको अगर मानने वाले 30 लोग हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये स्कूल के में है या स्कूल के पार्ट है? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ ये मतलब है कि ये जो लोग हैं इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस थॉट प्रोसेस के अप्रोच के हैं, इसीलिए मतलब स्कूल का मतलब हुआ अप्रोचेस, ठीक है। तो जैसे स्कूल का मतलब अप्रोचेस होता है, वैसे ही थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में क्या 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 मतलब है कि पनिशमेंट देने के लिए, इम्पोज करने के लिए क्या क्या थ्योरीज होती हैं, किन क्या क्या थ्योरीज होती हैं, ठीक है, किस किस क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या वेरियस बेसिस हैं जिसपे पनिशमेंट्स को कैसे इम्पोज किया जाता है, ठीक है, कैसे कैटेगराइज किया गया है, वेरियस बेसिस क्या है उनके। तो देखिए 4 तरीके की थ्योरी होती है, ठीक है, 4 तरीके की थ्योरी, जिसमें सबसे पहले डेटरेंट, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। दूसरी प्रिवेंटिव, करके सबको डिस्कस करेंगे, प्रिवेंटिव थ्योरी। थर्ड रिट्रीब्यूटिव, retributive theory, and fourth reformative। ये 4 थ्योरीज हुई। अब इन 4 का मतलब क्या है, डेटरेंट का क्या मतलब है, प्रिवेंटिव का क्या मतलब है, रेट्रिब्यूटिव का क्या मतलब है और रेफॉर्मेटिव का क्या मतलब है। ये 4 थ्योरीज हो गई, ठीक है।
मतलब ये थ्योरी से का मतलब है कि इन 4 तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं, एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये 4 तरीके हैं जिसके बेसिस पे पनिशमेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो डेटरेंट थ्योरी क्या बोलती है भाई? डेटरेंट थ्योरी ये कहती है कि जिस किसी ने कोई ऑफेंस किया है, जो अक्यूज है, जो ऑफेंडर है, अक्यूज नहीं, जो ऑफेंडर है, उसको इतना एक्सट्रीमली हार्श पनिशमेंट दिया जाए, इतना एक्सट्रीमली हार्श कि वो सोसाइटी को एक मैसेज जाए। तो फोकस क्या होता है यहाँ पे? फोकस ये होता है कि मैसेज टू अदर्स, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को एक मैसेज जाए कि भाई देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी करी है 100 रुपए, अब वो 100 रुपए की चोरी के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। 100 रुपए की चोरी थी, सिर्फ उसको फाइन से भी कॉम्पनसेट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, पनिश किया जा सकता था, सॉरी, लेकिन नहीं, इस केस में सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए भाई देखिए, आप अगर कुछ भी ऐसा करेंगे, छोटी से छोटी चीज भी करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की गई। तो जब सोसाइटी को मैसेज देने के लिए कि भाई यू डू दिस एंड देन सी व्हाट हैपेंस, ये कह के, ये सोच के, जब बहुत एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मतलब बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट, एग्जेम्पलरी बड़ा, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सिर्फ दिया जाए, जो कि एक्सट्रीमली हार्श नेचर का हो, एक्सट्रीमली हार्श, एग्जेम्पलरी। एक एक करके काम करते हैं, एक एक करके फर्स्ट, ठीक है, डेटरेंट। तो डेटरेंट में क्या है? पहला, मैसेज टू द सोसाइटी। मैसेज टू द सोसाइटी मतलब क्या मैसेज? मैसेज सोसाइटी का ये मतलब है कि भाई आप देखो, आप कुछ ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यू डू दिस एंड यू सी व्हाट हैपेंस, ऐसा। ठीक है, ये देन देन व्हाट? एग्जेम्पलरी मतलब सेटिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपने ऐसा पनिशमेंट दिया है, कैसा? एक्सट्रीमली हार्श। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, उन्हें एक मैसेज देने के लिए एक्सट्रीमली हार्श पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, इसको कहते हैं डेटरेंट थियोरी ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि भाई छोटे से थेफ्ट के लिए अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए, जैसे जैसे बहुत सारे नॉट, बहुत सारे कंट्रीज में, मैं स्पेसिफिक नहीं कहूंगी, बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा कि मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज में आपने देखा होगा कि एग्जांपल्स ऐसे आते हैं कि बहुत सारे पनिशमेंट्स होते हैं, तो दे मेक द ऑफेंडर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, और फिर उन पे स्टोन पेल्टिंग करके उन्हें दे मेक देम डाई। ठीक है, उनको इस तरीके से पनिश किया जाता है। तो ऐसा, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो ऐसे एक्सट्रीम पनिशमेंट्स दिए जाते हैं कि तुमने चोरी कैसे करी, क्योंकि चोरी समाज के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट है, किसी एक ने चोरी करी तो फिर सब में हुआ, तो इस सोसाइटी में फ्योर हुआ, तो सोसाइटी को मैसेज देने के लिए कि आप करो ऐसा, और बताते हैं फिर हम, इस तरीके के एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला, डेटरेंट थ्योरी। अब आ जाते हैं दूसरे पे, सेकेंड इज प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या है? ठीक है, डेटर का देखिए, डेटर का मतलब ही होता है ना रोकना, डेटर का मतलब ही होता है एक तरीके से रोक देना। प्रिवेंटिव इज प्रिवेंट, वर्ड सबने सुना है, प्रिवेंट करना, मना करना, ऐसा। तो प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है? प्रिवेंटिव थ्योरी ये कहती है कि भाई ऑफेंडर्स जो हैं, उनको रोक देने से, उनको अगर रोक दिया जाए तो फिर क्राइम कम हो सकते हैं, ऑफेंसेस कम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको, वो क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो अगर क्राइम कर रहे हैं, जो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट है। अगर कोई मर्डर कर रहा है किसी का, मतलब क्लियरली दैट पर्सन इज एंटी सोशल। मैं और आप, हम किसी को मर्डर करने के, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट किलिंग समबडी, राइट? तो अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, वो बहुत
एग्जैजरेटेड एग्रेवेटेड ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट कर एग्रेवेटेड क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। तो कोई अगर ऑफेंस कर रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे समाज से, क्योंकि एंटी सोशल है, तो हमें उसे सोसाइटी से ही काट देना होगा। काट देना मतलब उसे अलग कर देना होगा, अलूफ कर देना होगा। जब हम उसे अलग कर देंगे तो फिर वो सोसाइटी में कमिट कर ही नहीं पाएगा कोई ऑफेंस। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सेपरेटिंग ऑफेंडर्स फ्रॉम द सोसाइटी। इसका सिंपल से यही मतलब होता है कि भाई इनको अलग कर दो। इनको अलग कर दोगे तो प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं होगे कमिट, ऑफेंसेस नहीं कमिट होंगे, ये इसका कहना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस केस में क्या था कि भाई एक मैसेज देना इनका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था? मैसेज देना, इसलिए एग्जाम्पलरी सेट किया। यहाँ पे मैसेज देने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको रोक देना। रोकेंगे कैसे? रोकेंगे ऐसे कि उनको हटा दो, काट दो। तो अलग कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रिवेंटिव में आता है कॉन्सेप्ट इम्प्रिजनमेंट का। प्रिवेंटिव में जो है, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में बात आती है इम्प्रिजनमेंट की। उनको जेल भेज देना, उन्हें अलग करना है, सोसाइटी से अलग करना है, तो इम्प्रिजनमेंट कर दो, उन्हें जेल भेज दो। वो कॉमन लोगों से अलग हो गए ना, कॉमन लोगों से अलग चले गए। समाज में जो एक डिसेंट डिग्निफाइड लोग रह रहे थे, इनसे अलग चले गए वो। इनको इस तरीके से रोका जा सकता है। हालांकि इससे डिसएडवांटेज भी है, देखा जाए तो प्रिवेंटिव थ्योरी का डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये हो गया कि भाई आपने उन्हें डेफिनेटली सोसाइटी से तो अलग कर दिया, कॉमन लोगों से, मुझ आप जैसे कॉमन लोग जो है, जो डिग्निफाइड लोग हैं, उनसे डेफिनेटली अलग कर दिया। लेकिन जब उन्हें इम्प्रिजनमेंट में भेज रहे हैं तो वहां जो वो जिन 10 लोगों के साथ रह रहे हैं वो उसी के नेचर के हैं, मतलब दे आर ऑल्सो ऑफेंडर्स। तो हो सकता है इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं इस थ्योरी का, वो ये है एक क्रिटिसिज्म, कि क्योंकि वो वैसे ही लोगों के बीच रहेंगे तो इंस्टेड ऑफ कि भाई वो समझे कि उन्होंने गलत किया है, हो सकता है वो और उनके उनके दिमाग में वही चीजें बने और वो और ब्रूटैलिटी उनके मन में हो जाए। तो वो अलग रह रहे हैं सोसाइटी से ऑलरेडी, दूसरा वो वैसे ही लोगों के बीच रह रहे हैं। तो अगर कुछ स्कोप होता कि वो खुद को सुधार पाते, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये एक इसका क्रिटिसिज्म एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमने दो अब तक थ्योरी समझी, एक होगी डेटरेंट। डेटरेंट में ऑब्जेक्टिव ये है कि मैसेज देना है हमें, ठीक है, मैसेज देने के लिए हमने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, वही जैसे होता है ना कि समाज को मैसेज देना, इसलिए हेवी फाइन इम्पोज करो। जैसे आप सबने देखा होगा कि इन्वायरमेंट के जो केसेस होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के केसेस में, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जो कि किसी रिवर बैंक पे बसी हुई है। अब वो इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, उसको बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी उन्होंने कोशिश भी की, सीवेज ट्रीटमेंट की, सब कुछ की, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। तो बाकी को मैसेज देने के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो जो केस हुआ उसमें बहुत हेवी फाइन इम्पोज किया गया। आपने सबने ऐसे केसेस देखे होंगे कि हेवी फाइन इम्पोज किया जाता है। क्यों? उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आप ऐसा करो तो देखो क्या हो सकता है। डेटरेंट वही था। अब प्रिवेंटिव आया। प्रिवेंटिव में क्या है कि भाई जो ऑफेंडर है उसे समाज से ही अलग कर दो, न रहेगा समाज में, न वो ऑफेंस कमिट करेगा। तो ये एक तरीके से तो ठीक है कि वो समाज से दूर हो गए, तो आप लोग उसे रोकने की कोशिश के लिए, इसके क्रिटिसिज्म ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी एक तो समाज से दूर है और दूसरा वो वैसे ही लोग के बीच है जैसे जैसा वो खुद है, मतलब ऑफेंडर्स के बीच है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो इंसान कभी सुधर ना पाए। ठीक है, देन थर्ड, अब आते हैं थर्ड थ्योरी पे, विच इज रिट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ठीक है। अब रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या है? हमने दो पढ़ा। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जैसे आपने देखा होगा किसी ने चोरी की तो हाथ काट दो, ऐसे ऐसी चीजें सबने सुनी होंगी। तो ये जो होता है, मतलब इसका एक कॉमन थॉट होता है कि एन आई फॉर एन आई, चोरी करी हाथ काट दो, ठीक है, ऐसा।
किसी को गलत बोला, कुछ किया, किसी को हरास किया वर्बली, कट द टंग, इस तरीके के जो है जो प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश की जाती है कि भाई तुमने जो किया टिट फॉर टैट से, तुमने जो किया तुमको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये बात करता है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या कह रहा है? रेट्रिब्यूटिव थ्योरी बस ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनेटली तुमने जितना दर्द दिया है तुमको वैसा ही दर्द दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है रेट्रिब्यूटिव। रेट्रिब्यूटिव का मतलब बराबर का बदला लेना, इक्वल रिवेंज हो जाता है इसमें। डेटरेंट में था एग्जाम्पल सेट करना, प्रिवेंटिव में था उसको रोकना, रेट्रिब्यूटिव में प्रोपोर्शनेट पेन। प्रोपोर्शनेट पेन का मतलब तुमने जितना पेन दिया है उतना ही पेन तुमको मिलेगा। एन आई फॉर एन आई, तुमने मेरी एक फोड़ी, एक आंख फोड़ी, मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ूंगी, बस। ठीक है, चोरी करी, हाथ काट दो, इस तरीके का ये हो गया रेट्रिब्यूटिव। प्रोपोर्शनेट रिवेंज है ये पेन, बराबर का बदला। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनेट। अब आते हैं लास्ट थ्योरी जो है, क्योंकि रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव, अब देखिए जैसे कि नाम से पता लग रहा है रिफॉर्मेटिव से बना है, ये रिफॉर्म वर्ड से बना है। ठीक है, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, बदलाव लाने की कोशिश करना, मतलब किसी को बदलने की कोशिश करना, मतलब जो ऑफेंडर्स हैं उनमें अंदर से चेंज आ जाए, उनका ऐसा जैसे हृदय परिवर्तन हो जाए, वो बिल्कुल बदल जाए, वो होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। मतलब आप कुछ ऐसा करो जिससे कि जो ऑफेंडर है वो खुद ही बदल जाए, उसको रियलाइज हो अपनी गलती, उसको गिल्ट महसूस हो, वो हो गई रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव इज रिफॉर्म करना। ठीक है, इसमें एम क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनमें किसी तरीके से चेंज लाया जाए, ये हो गया रिफॉर्मेटिव। अब देखिए, अब एक चीज होती है, क्वेश्चन होता है कि इंडिया में कौन सा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट फॉलो होता है। ठीक है, तो ऑफन व्हाट पीपल डू इज रिफॉर्मेटिव चूज करते हैं। ठीक है, कि रिफॉर्मेटिव होता है, पर एक्चुअली इंडिया में सिर्फ रिफॉर्मेटिव नहीं फॉलो होता है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इंडिया इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। कैसे? क्या सिर्फ और सिर्फ हम रिफॉर्म पे ध्यान देते हैं कि बदलाव क्या जाए, सिर्फ यही है? नहीं बॉस, ये एक चीज है, क्योंकि देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि भाई हमने दिया है कि आप अगर जो प्रिजनर्स हैं उनको भी ऑप्शन दी गई कि अगर वो जेल से चाहे तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, जेल से चाहे तो वो कोई क्रिएटिव आर्ट कर सकते हैं, जेल से वो जो चीजें बनाते हैं उनको सेल की जाती है जिसके प्रोसीड्स उनको मिलते हैं। ये सारी चीजें रिफॉर्म करने का फोकस जरूर करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ रिफॉर्म है? नहीं। इसीलिए मैंने कहा इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल, नॉट ओनली, इट इज नॉट रॉन्ग कि वो रिफॉर्मेटिव है, बट इट इज नॉट ओनली रिफॉर्मेटिव, इट्स अ मिक्सचर। कैसे? जैसे जब हम पनिशमेंट इम्पोज करते हैं तो हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम दूसरों को एग्जाम्पल सेट करें। ठीक है, ऑफकोर्स हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं लगाएंगे कि आपने 100 रुपए की चोरी की तो हम आपको डेथ पेनल्टी दे दे, नहीं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उसको देख के एग्जाम्पल सेट करने के व्यू से पनिशमेंट दी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दैट दिल्ली रेप इज द वेरी फेमस निर्भया रेप केस। उस केस में पनिशमेंट क्यों इम्पोज की गई, डेथ पेनल्टी? भाई कि जितना हीनियस क्राइम किया गया है उस केस में, जितना एक्सटेंट तक ब्रूटैलिटी है वहां पे, उसमें एग्जाम्पल सेट करना जरूरी। तो जरूरत के हिसाब से इंडिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, उस चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस प्लस द इंटेंशन व्हाट वाज देयर, वो क्या कह रहा है, किस चीज को बता रहे हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ऑफेंस क्या था, कैसे किया गया, इंटेंशन क्या था, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। हम इसमें एग्जाम्पलरी सेट करने पे भी ध्यान देते हैं, हम लोगों को जेल में भेजते हैं कि भाई जो एंटी सोशल है उसको जेल जाना चाहिए ताकि वो समाज से अलग रहे। हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि नहीं ठीक है, जो जेल में है उसका रिफॉर्म होना भी जरूरी है, क्या पता वो एक अच्छा इंसान हो जाए। कई बार ऑफेंसेस
सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो जाता है, बट दैट पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन, इज नॉट अ क्रिमिनल बाय नेचर। सर्कमस्टेंसेस से हो जाता है, तो हम उस इंसान को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जितने टाइम वो जेल में है उससे ऐसी चीजें करवाई जाए कि वो उन चीजों में लगा रहे, उसका मन बदले, वो गिल्ट जो है उस गिल्ट से खुद को रियलाइज करे कि नहीं, व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, ही शुडंट हैव डन दैट। तो हम देखते हैं कि इंडिया में ये सारी चीजों का मिक्सचर है। सिर्फ saying that it is reformative is not wrong, but saying that it is only reformative is wrong. India is a mixture of various types of punishments, right? It could be it could be preventive, it could be deterrent, it could be reformative. It's plus a mixture of all. ठीक, so ये हो गया हमारा theories of punishment, a very important topic. Theories of punishment, punishment क्या क्या theories। नाउ हियर हमने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जब देख लिए, तो एक इंपॉर्टेंट केस है, वो केस डिस्कस कर लेते हैं, व्हिच इज नदेला वेंकटा कृष्ण राव कृष्ण राव वर्सेस ठीक है। व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस? 1978। ठीक है, इस केस में बोला गया भाई पनिशमेंट्स के बारे में बात की, पनिशमेंट क्यों दिया जाता है, कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, उस चीज की बात की गई। कोर्ट सेड दैट ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस चीज के बारे में जब बात करते हैं पनिशमेंट्स का, एंड द केस इज नडेला वेंकटा कृष्ण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हमने जब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ी, तो हमने देखा कि भाई बहुत सारी तरीके की थ्योरीज होती है और इंडिया में मिक्सचर ऑफ ऑल फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि द होल गोल ऑफ पनिशमेंट इज क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब, क्यूरेटिव कम्स फ्रॉम द वर्ड क्योर। क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब इलाज, किसी चीज का ही इलाज क्योर को कहते हैं। सो पनिशमेंट्स का गोल क्या है? पनिशमेंट्स देने का पर्पस ही क्या है? क्योर प्रोवाइड करना। क्योर क्या है? मतलब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, मतलब किसी ने कोई चोरी करी है तो जस्टिस दिलाना। ठीक है, तो द एंटायर गोल ऑफ पनिशमेंट इज क्यूरेटिव, द एक्शन मस्ट बी मोर रिफॉर्मेटिव रादर देन रेट्रिब्यूटिव इनसाइड द प्रिजन। ठीक है, जेल के अंदर, जेल के अंदर जब कोई प्रिजनर जाता है, कोई ऑफेंडर जाता है, तो वहां पे फोकस किस चीज पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए उस इंसान के रिफॉर्मेशन। जेल के अंदर की बात की गई है यहाँ पे, एंटायर पनिशमेंट सिस्टम की नहीं बात की गई है। जेल के अंदर किस चीज का ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑफेंडर के रिफॉर्मेशन पे लिखे, रिफॉर्मेटिव रादर देन रेट्रिब्यूटिव, मतलब वहां पे बदले के लिए नहीं होना चाहिए। जेल के अंदर जब कोई ऑफेंडर चला गया, तो वहां पे बदले के लिए नहीं, रिफॉर्मेशन पे काम किया जाना चाहिए ऑफेंडर के। तो अगेन द केस इज द होल गोल ऑफ पनिशमेंट इज क्यूरेटिव, द एक्शन मस्ट बी मोर ऑन रिफॉर्मेटिव रादर देन रेट्रिब्यूटिव इनसाइड द प्रिजन। जेल के अंदर की बात की है यहाँ पे, ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई किस तरीके के पनिशमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन 5 पे, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले कम्यूटेशन होता क्या है, सेक्शन 5 में।
कम्यूटेशन ओके। फर्स्टली व्हाट इज कम्यूटेशन, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई होता क्या है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर कम्यूटेशन समझते हैं। तो द सेक्शन स्टेट्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, सबसे पहले कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। appropriate government may without the consent of the offender, मतलब ऑफेंडर की कंसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। विदाउट, हर जगह पे हम कंसेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफेंडर के कंसेंट की जरूरत नहीं है। देखिए किस चीज के लिए, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, commute any punishment under this संहिता to any other punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस के सेक्शन 474 के तहत कम्यूटेशन किया जा सकता है। यही लिखा है, कम्यूट एनी पनिशमेंट। ठीक है, तो अब समझने वाली बात है कि भाई होता क्या है, ये कम्यूटेशन होता क्या, और ये सेक्शन कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो सेक्शन ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है वो भी हम आगे देखेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑफेंडर के कंसेंट के बिना, मतलब ऑफेंडर की मर्जी लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, ऑफेंडर की मर्जी के बिना ही, ऑफेंडर की मर्जी के बिना भी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है, किसी भी पनिशमेंट को, एनी पनिशमेंट, किसी भी पनिशमेंट को जो कि बीएनएस के अंदर दी हुई है उसको कम्यूट कर सकती है किसी और पनिशमेंट में। नाउ सब सारी चीजें तो ठीक है, पर कम्यूट का मतलब क्या हुआ, कम्यूट का मतलब होता है उसको चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, कम्यूट का मतलब पनिशमेंट के नेचर को बदल देना, पनिशमेंट के नेचर को बदल देना मतलब पनिशमेंट बदल देना। अब उससे क्या होगा, देखिए एग्जांपल से हम समझेंगे। पनिशमेंट के नेचर बदल देने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है, रिडक्शन, पनिशमेंट कम हो जाएगी। तो कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, पनिशमेंट का नेचर बदल देना जिससे उसका रिडक्शन हो जाए, जिससे पनिशमेंट कम हो जाए। ठीक है, ये कैसे होगा अब ये देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 474 और ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, सेक्शन 474 474 के अकॉर्डेंस में जो है वो कम्यूटेशन कर सकती है कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब सेक्शन 474 जो है, जब आप बीएनएसएस करने के लिए, तो वो क्या कहता है, सेक्शन 474 बेसिकली कहता है कि तो क्या कहता है भाई कम्यूटेशन में, कहता है कि अगर लाइफ, अगर डेथ किया हुआ है, ठीक है, किसी इंसान को पनिशमेंट डेथ इम्पोज की है, तो उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 7 years। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो कम से कम 7 साल के लिए उसको कम कर सकते हैं, मतलब उसको पनिशमेंट, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपकी पूरी जिंदगी के लिए, अगर आपकी एज जब आपने ऑफेंस कमिट 20 साल की और आप 60 साल तक जिंदा रहते हो, तो मतलब आपके 40 साल और पनिशमेंट्स के लिए हैं। और अगर आपको क्रिएट गवर्नमेंट ने कम्यूट कर दिया तो आपको 7 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years को 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 3 साल तक की जो इम्प्रिजनमेंट है, 3 साल तक की जो इम्प्रिजनमेंट है उसको घटा के कर सकते हैं फाइन में। तो ये बेसिकली उसको नेचर बदल सकते हैं भाई, डेथ उसके एक पीछे वाला, जब डेथ है, ठीक है, तो डेथ से पहले क्या होगा, डेथ से सीधे बदल के क्या फाइन कर सकते हैं, नहीं भाई,
डेथ का नेचर बहुत ज्यादा है, किसी ने बहुत हीनियस ऑफेंस किया तब जाके उसको डेथ इंपोज किया गया है, तो आप डेथ से क्या सीधे कम्यूट करके फाइन दिला दोगे? नहीं, एक स्टेज कम। तो डेथ के बाद क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो डेथ से अगर कम्यूटेशन किया जाएगा, डेथ पेनल्टी की कम्यूटेशन की जाएगी, तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से किसी को अगर इम्पोज किया गया है किसी ऑफेंडर को, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम्यूटेशन क्या होगा? 7 साल तक की पनिशमेंट। अगर 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट। अगर 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है तो फाइन। ऐसा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। तो हुआ क्या, देखिए, पनिशमेंट का नेचर बदलने से वो रिड्यूस हो गया, यहाँ पे डेथ था, ठीक है, इसको बदल दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, चेंज हो गया, नेचर चेंज हुआ, जिससे पनिशमेंट कम हो गया ऑटोमेटिकली। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजन कितना हो सकता है? मान लीजिए कोई इंसान अगर 45 ईयर तक जिंदा रहता है, तो पूरी लाइफ उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन अगर उसको कम्यूट कर दिया गया तो 7 साल तक के लिए, तो बेसिकली कम्यूटेशन का मतलब हुआ उसको पनिशमेंट के नेचर को बदल देना, दैट विच ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस इन द रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट, उससे वो कम 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 हो जाता है। पनिशमेंट के नेचर बदल देना या पनिशमेंट को कम कर देना, आप जो समझना सकते हैं समझ सकते हैं। पर याद रखने वाली चीज ये है कि सिर्फ एक लेवल कम की पनिशमेंट ही कम्यूट की जा सकती है। किसी को ऐसा नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से सीधे अपने बोल दिया फाइन दे सकते हैं, नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट यही होगा, सीधे खत्म नहीं हो जाएगा। किसी को अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से सीधे फाइन नहीं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसका टाइम है उस तरीके से। तो ये कम्यूटेशन हुआ, उसके नेचर को बदल देगा, ठीक है। अब क्या है कि भाई हमने एक चीज तो समझ ली कि कम्यूटेशन होता क्या है। तो कम्यूट एनी पनिशमेंट जो लिखा है, इसका मतलब समझ में आ गया कि हर तरीके के पनिशमेंट को, किसी भी पनिशमेंट को बदल सकती है कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कौन? देखिए लिखा है एक्सप्लेनेशन में, for the purpose of this section, appropriate government means in cases where sentence of death or is offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, central government, and similarly दूसरे में अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो स्टेट के अगेंस्ट तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई ऑफेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसमें यूनियन हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो स्टेट हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। स्टेट के अगेंस्ट है तो स्टेट हो जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर के अगेंस्ट तो सेंटर हो जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बस ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट मतलब जो सही है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, तो जिसके अगेंस्ट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझ लिया, कम्यूट एनी पनिशमेंट समझ लिया, मतलब अब बचा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। मतलब यहाँ पे कम्यूटेशन के लिए खुद ऑफेंडर की मर्जी लेने की भी जरूरत नहीं है, जिसने कमिट किया है क्राइम उसकी मर्जी की भी नहीं जरूरत है, उसकी भी कंसेंट के बिना कम्यूटेशन किया जा सकता है। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसको लगता है कि नहीं भाई जितना इम्पोज किया गया वो बहुत ज्यादा है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इम्पोज कर दिया गया है, इतने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा क्राइम नहीं था, ठीक है, या कोई और सर्कमस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि जब पनिशमेंट कोई क्राइम कमिट तो कर दिया ऑफेंडर ने, लेकिन वो बहुत ही अच्छा नेचर का है, कोई क्राइम किसी वजह से बहुत ब्रूटली कमिट कर दिया किसी ऑफेंडर ने, तो उसको उसी हिसाब से उसके हीनियस नेचर की वजह से बहुत एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये इंसान जो है ये तो ठीक है, पनिश इसने क्राइम जरूर करा, ऑफेंस बहुत ब्रूटली कमिट करा है, लेकिन ये जेल अथॉरिटीज के साथ, हर जो भी उसके आसपास में प्रिजनर्स है उनके साथ, हर किसी इंसान के साथ इतने लंबे समय से बहुत अच्छे तरह से रह रहा है, कभी कभी किसी चीज के लिए, इनफैक्ट सबके साथ मिलजुल के रहता है, सबके साथ बहुत ही जेंटल बिहेवियर है, अपना काम भी करता है जो उसे बोला जाता है, जो भी करना होता है, और जेल से अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में आर्ट जो है वो भी कुछ भी क्रिएटिव काम करता है वहां पे, जो उसे फिर बाद में जो कि सेल किया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है ऐसे नेचर से, बहुत ही, उसने कुछ गलत अभी तक जेल में रहते हुए कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सर्कमस्टेंसेस की वजह से कर दिया था कमिट, लेकिन उसके नेचर में वो चेंजेस दिख रहे हैं। तो उस केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, विच कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी, तो जिसके अगेंस्ट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसकी भी मर्जी लिए बिना, उसके भी कंसेंट की जरूरत नहीं है, उसकी मर्जी के बिना उसके कम्यूटेशन को, उसके पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। कैसे?
सेक्शन 447 474 बीएनएस के अकॉर्डिंग 474 बीएनएस जो है वो यही बताता है, यही कि डेथ जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक के इम्प्रिजनमेंट में इस तरीके से कम्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब कम्यूटेशन जो है, देखिए इसमें तो हमने एक सेक्शन में देख लिया, ये हमने दो तीन चीज देख ली। सेक्शन 5 हमने पूरा कम्यूटेशन समझा कि हर पनिशमेंट को कम्यूट कर सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। अब जब हम इसको आईपीसी की बात करते हैं तो ये कम्यूटेशन जो है ये दो अलग अलग सेक्शन करके दिया हुआ था। ठीक है, एक सेक्शन में नहीं दिया हुआ था, तो कैसे था ये, सेक्शन 54, 55 और 55A, 55A, ये तीन सेक्शंस को मिला के एक कर दिया गया है। आईपीसी में कैसे था, कम्यूटेशन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है एक, और दूसरा कम्यूटेशन फॉर डेथ। दो अलग अलग सेक्शन हो गए कि भाई डेथ के केस में कैसे कम्यूटेशन होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में कैसे कम्यूटेशन होगा, और बाकी ऑफेंसेस के नहीं दिए हुए थे, उसी से समझ लेना था। और उसके साथ में ये 54, 55 में एंड साथ ही 55A में इन्होंने डेफिनेशन दी थी, बताया था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कौन होगा। तो यहाँ पे तीन सेक्शंस को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया है कम्यूटेशन। पहले आईपीसी में इट वाज 54, 55, 55A। 54 discussed with commutation of death, 55 dealt with commutation of life imprisonment, and 55A dealt with definition of appropriate government as to who all shall be included within appropriate government. Is it only central government or the state government? ठीक है, कौन आएंगे इसमें। तो इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए इस सेक्शन ने बीएनएस के सेक्शन 5 में कम्यूटेशन को एक जगह देखिए, इसमें कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस की स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा, इसीलिए इसमें लिखा है टू एनी पनिशमेंट टू एनी अदर पनिशमेंट। भाई किसी भी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफेंडर के भी कंसेंट के बिना किसी पनिशमेंट को भी कम्यूट करा सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 5। अब आते हैं सेक्शन 6। अब देखिए ये सेक्शन जो है अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं, ये कहना क्या चाहता है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless provided otherwise। ठीक है, तो हमें सेक्शन 6 का कह रहा है कि फ्रैक्शन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 years समझेंगे। ठीक है, ये कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका ये मतलब हुआ, जो कि पीपल ऑफन अंडरस्टैंड दिस, मिसअंडरस्टैंड दिस एक्चुअली, कि इस सेक्शन का मतलब ये है, जो कि आईपीसी में भी दिया हुआ था, सेक्शन 6 में नहीं पर फ्रैक्शन में भी दिया हुआ था, और सेक्शन 57 आईपीसी के। तो पीपल ऑफन अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ये, मिसअंडरस्टैंड कि इस सेक्शन का मतलब ये कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 years। ठीक है, ये बट देखिए सेक्शन ये नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, फ्रैक्शन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या ये लिखा है मीनिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नहीं, ये तो फ्रैक्शन की बात कर रहा है। कैसा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को कह रहा है कि वो 20 years होगा। अब यहाँ पे कौन से फ्रैक्शन की बात की जा रही है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या है कि आप देखिएगा कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी पनिशमेंट में किसी ऑफेंडर को पनिशमेंट इम्पोज की गई है जिसमें उसको फाइन देना था। ठीक है, या कह लीजिए कि जो जो ऑफेंस था दैट वाज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। या किसी ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस कमिट किया व्हिच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक, उस केस में इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, वहां पे मान लीजिए कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने दिया से 2 साल के इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years का था प्लस फाइन। ठीक है, अगर ऐसा था पनिशमेंट, कोर्ट ने इम्पोज किया ऑफेंडर पे 2 years प्लस 500 रुपीज। 500 रुपीज फाइन हो गया और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया, अप टू 3 years था। तो ठीक है, यहाँ तक तो अब तक समझ में आई। भाई जो ऑफेंस है वो पनिशेबल था 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, जो 3 साल तक की जेल की सजा और 500 रुपए फाइन। अब इस केस में कोर्ट ने क्या किया, ये पनिशेबल
ठीक है, ये पनिश्ड, कोर्ट ने इम्पोज कितना किया, 2 साल तक और 500 रुपए फाइन। यहाँ पे क्या होगा कि भाई अब जैसे हम आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे कि मान लीजिए डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो जाता है। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मतलब ये जो 500 रुपए का फाइन देना था, जो ऑफेंडर है अगर ये नहीं दे पाता, नहीं दे पाता है, नहीं देता है, जो भी कुछ भी रीजन से नहीं होता, फाइन का पेमेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसका डिफॉल्ट हो गया। उस केस में जहां पे फाइन का डिफॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हम आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे वाले सेक्शन में। जब डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जाता है तो इस डिफॉल्ट के लिए, पेमेंट ऑफ फाइन तो डिफॉल्ट आपने किया नहीं, इस डिफॉल्ट के लिए आपको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, ठीक है। एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, एडिशनल मतलब जैसे 2 साल है, ठीक है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा कुछ प्लस समथिंग। अब ये समथिंग कितना है ये फिगर आउट करेंगे, ठीक है। हमने समझा कि डिफॉल्ट ऑफ फाइन, पेमेंट ऑफ फाइन जब हो रहा है तो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट लगाई गई, ये तो समझ में आ गया। एडिशनल का मतलब है जो ऑलरेडी इम्पोज्ड है उसमें उसको ऐड कर दिया। अब ये कितना है कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए कहता है कि एडिशनल फाइन जो इम्पोज की जाएगी वो ओरिजिनल फाइन से, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम, ओरिजिनल फाइन मतलब जो मैक्सिमम इम्पोज किया गया है, जो मैक्सिमम इम्पोज किया जा सकता है, सॉरी मतलब कितना, 3 साल तक किया जा सकता है, तो 3 साल का 1/4 ही हो सकता है। मतलब ये कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के केस में इसको लिखा होगा सेक्शन 8 में, मैंने लिखा था, इससे आपको हाँ, क्लॉज 3 देखिए, ये पूरा डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में बात करता है, तो इस क्लॉज के बाद समझते हैं, फिर सेक्शन को आगे डिटेल में समझेंगे। The term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine, ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के केस में एडिशनल इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, तो वही कह रहा है कि जितना के लिए एडिशनली उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी शैल नॉट एक्सीड 1/4, वो 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट व्हिच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके 1/4 से ज्यादा पनिशमेंट डिफॉल्ट के केस में नहीं इम्पोज की जा सकती है। मतलब ये जैसे मैंने कहा था ना कि पनिशेबल बाय 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स का 1/4 मतलब 3 इयर्स मतलब कितने हो गए, कितने मंथ्स टोटल, 36 मंथ्स, ठीक है, 36/4 इज इक्वल टू 9, मतलब 9 मंथ्स और, तो मतलब 2 इयर्स प्लस मिल गया हमें इस क्वेश्चन मार्क का आंसर 9 मंथ्स। मतलब ये 500 का डिफॉल्ट अगर होता है तो 500 के डिफॉल्ट में पनिशमेंट टोटल कितनी हो जाएगी, 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर कि भाई ये क्या है फ्रैक्शन। ये तो हुआ कि भाई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के केस में, डिफॉल्ट ऑफ फाइन के डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के केस में वन जो टोटल पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट, टोटल नहीं, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके 1/4 तक ही, मैक्सिमम ये मैक्सिमम के 1/4 तक एडिशनल इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। तो टोटल इम्प्रिजनमेंट का पीरियड कितना हो गया, 2 साल प्लस 9 मंथ्स, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो हमें पता है, ये हमने फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही तो निकाला 1/4, ठीक है, 1/4 फ्रैक्शन ही तो निकाला, लेकिन कैसे निकाला भाई, हमें पता था कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, सेक्शन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम जितना है उसका 1/4, हमें पता था मैक्सिमम 3 साल है, तो फ्रैक्शन 1/4 निकल गया, उसको कितने होते हैं 9 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, उसी तरीके से ये सेक्शन है, जो सेक्शन 6 है वो सिमिलर है वैसा, लेकिन फ्रैक्शन ही की बात कर रहा है, ये भी फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, ठीक है, मान लीजिए पर्सन कंप्लीट डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 20 इयर्स, उसकी नेचुरल लाइफ है 65 इयर्स नेचुरल लाइफ, ठीक है, तो मतलब उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 45 इयर्स हो गया, ठीक है, ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पीरियड निकल गया, नेचुरल लाइफ प्लस जितने ऑप्शंस का मिट गया, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उतना ही हो गई 45 इयर्स। अब क्या कह रहा है कि भाई फ्रैक्शन निकालना हो तो हम उसे 20 साल मानेंगे, सेक्शन तो यही कह रहा है, देखिए
In calculating fractions of term of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. ठीक है, मतलब कह रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मान ले। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि इसी केस में, ठीक है, जो भी था, अगर मैक्सिमम किसी कोई ऑफेंस हो जिसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, मैक्सिमम हमने अभी तक तो ये देखा, ये समझा कि भाई एडिशनल कैसे इम्पोज करते हैं पेमेंट ऑफ फाइन के केस में, डिफॉल्ट होने के केस में। अब कोई ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब हमें तो पता नहीं है वो कितने साल जिंदा रहेगा, कैसे कैलकुलेट करें, पता होता है कि वो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है, 14 साल की इम्प्रिजनमेंट है, जो भी है 5 साल की है, तो आपको पता है कि उसका फ्रैक्शन 1/4 कैसे निकालिए। ठीक है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कैसे डिसाइड करें, कैसे पता है आपको कि किसी यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा कोई इंसान 60 ईयर्स, कोई 62 ईयर्स, कोई 75 ईयर्स, कोई 92 ईयर्स, सब अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। तो इस केस में इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, क्या हर किसी के लिए अलग अलग करेंगे, तो हर किसी, ये तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी सबके लिए फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए इसी केस में फाइन का डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट फाइन था, मान लीजिए कि जो भी 20,000 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो इम्पोज किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 20,000 रुपीज का फाइन। ठीक है, अब ये फाइन जो है ये फाइन हो गया डिफॉल्ट। ठीक, अब जब फाइन डिफॉल्ट हो गया तो भाई अब कैसे, अब क्या था, डिफॉल्ट के केस में हमें तो देना है इम्प्रिजनमेंट, एडिशनल इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कहता क्या है सेक्शन, सेक्शन कहता है कि भाई जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो उसका 1/4, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। अब क्या करें भाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कैसे निकाले, तो इंसान कैसे करेगा, 60 ईयर्स के लिए है, अब इसे अलग अलग करें, 60 ईयर्स के लिए तो मतलब 60 इंटू 1/4 ये हो जाएगा, फिर इसके लिए 92 इंटू 1/4, तो सबके लिए अलग अलग ही, तो क्या सबको पनिशमेंट अलग अलग दी जाएंगी, तो फिर सेम नेचर का है, अलग अलग दी जाएंगी, तो इस केस में नहीं। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है दिस कम्स इनटू पिक्चर, यहाँ पे इसका रोल समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फ्रैक्शन को 20 साल लेंगे। ठीक है, मतलब अब इस केस में इसका फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल ले लिया, मतलब 20। ठीक है, 20 साल ले लिया इसको। अब इसके लिए अब कैसे निकालेंगे, एडिशनल पनिशमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम का 1/4 होता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 20 साल, इसका 1/4 इंटू 1/4, तो इसका मतलब कितना 5 ईयर्स और 5 ईयर्स और हुए। ठीक है, तो मतलब ये कि भाई उसको एडिशनल पनिशमेंट 5 साल की दी जाएगी, फाइन का डिफॉल्ट करा। तो किसी भी केस में फ्रैक्शन निकालने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जहां फ्रैक्शन निकालना हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जहां पे फ्रैक्शन इस तरीके से निकालना हो, वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सिर्फ 20 साल लेके चलते हैं, हर जगह पे नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 ईयर्स, नो दिस इज नॉट इक्वल टू 20 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इक्वल टू 20 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू नेचुरल लाइफ, जितना लाइफ है पूरा। लेकिन जब इसके फ्रैक्शन की बात आए कि कहीं भी किसी भी सेक्शन, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, किसी भी सेक्शन में जब इसका फ्रैक्शन निकालना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे कंप्यूटेशन के ईज के लिए इसको 20 साल कर दिया गया है, 20 से अब आपको जो भी है मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन निकाल दो उसका, उतना एडिशनल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर कि भाई फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इक्वल टू, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज section 6 के लिए, this is very important, people often get confused, life imprisonment is not equal to 20 years, it is equal to the natural life of a human being, कोई जिस इंसान की जितनी लाइफ है वो नेचुरल लाइफ, बट fraction of life imprisonment is equal to 20। फ्रैक्शन के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 20, फ्रैक्शन ऑफ नहीं लिखेंगे एक्चुअली,
फ्रैक्शन निकालने के लिए फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल लेके कन्वीनियंस के लिए चलो, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि इस पूरे डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा क्लियर करेगा। देखिए क्या है नाम सेक्शन का, सेंटेंस में भी इन केस ऑफ इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और सिंपली, partly rigorous or simple. This section 7 states, in every case in which an offender is punishable with imprisonment, ठीक है, कोई भी जिसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, कोई भी ऑफेंडर जिसको भी इम्प्रिजनमेंट दी गई है, मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, किसी भी डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, हमने ऊपर पढ़ा है सेक्शन 4 में कि इम्प्रिजनमेंट 2 डिस्क्रिप्शन के होते हैं, सेक्शन 4 में हमने पढ़ा इम्प्रिजनमेंट 2 डिस्क्रिप्शन के, ईदर रिगरस और सिंपल। तो जब ये सेक्शन कह रहा है कि in every case which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, imprisonment किसी भी description क्या हो सकता है, it shall be competent to the court, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी होगी यहाँ पे, मतलब अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पे, कोर्ट अपने रैशनल से क्या डिसाइड करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन, competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। मतलब कि भाई किसी ऑफेंस के केस में पनिशमेंट रिगरस होगी या सिंपल होगी या दोनों मिला के होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, दिस इज बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑन देयर डिस्क्रिशन, ये उनके ऊपर है, ठीक है। मतलब कैसे क्या हो सकता है, रिग्रेस होगा या इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगा, दिस और इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस पर प्लस सिंपल और दिस, ये इन तीनों में से क्या होगा, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3, इन तीनों में से क्या होगा ये डिसाइड करेगा कोर्ट ऑन देयर डिस्क्रिशन, ठीक है, बेस्ड ऑन रैशनली अपनी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे अपने डिस्क्रिशन से कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस होगा, दिया जाएगा पूरी तरीके से रिग्रेस, पूरी तरीके से रिग्रेस मतलब मान लीजिए अगर 20 साल की पनिशमेंट इम्पोज की गई है तो 20 साल पूरा हार्ड वर्किंग वाला होगा, पूरा रिग्रेस, या 20 साल पूरा सिंपल होगा, ठीक है, या 20 साल में से 10 साल रिग्रेस होगा प्लस 10 साल सिंपल होगा, ठीक। तो भाई जब ईदर डिस्क्रिप्शन का ये चीज देखा है, इम्प्रिजनमेंट अगर ईदर डिस्क्रिप्शन की है कि भाई कोई भी जहां पे लिखा हो सेक्शंस में आगे आप ये देखेंगे लिखा हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो जहां पे भी ये है कि ईदर डिस्क्रिप्शन की बात की है तो वहां पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे इंपोज करेंगे, बस ये। अब आ जाते हैं देखिए डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अब सेक्शन का नाम देखिए अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा। जो पहले तो अमाउंट ऑफ फाइन क्या होगा, ठीक, अब अगर फाइन का डिफॉल्ट हो जाता है, जो ऑफेंडर था उसने पेमेंट नहीं किया, किसी की वजह से नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या लायबिलिटी बनेगी, क्या लायबिलिटी होगी। सबसे पहले where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but not excessive। अब इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। सबसे पहले जहां पे क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 में क्या कह रहा है, अमाउंट नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, मान लीजिए अमाउंट स्पेसिफाइड है कि अमाउंट अप टू ₹3000, तब तो हमें पता है भैया 3000 तक का ही इम्प्रिजनमेंट तक का ही फाइन इम्पोज करना है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है कि फाइन अमाउंट कितना होगा, उस केस में सेक्शन कहता है कि अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लगाई जा सकती है, बट नॉट एक्सेसिव, मतलब लिमिट नहीं है कि कितना होगा लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब
अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है मान लीजिए और उसका ऑफेंस जिस नेचर का है उसके हिसाब से ही फाइन इम्पोज किया जाएगा। बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट फाइन, मान लीजिए किसी ने थेफ्ट कमिट किया है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का थेफ्ट कमिट किया है, ठीक है। तो उस केस में अगर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, सपोजिटली सपोजिटली फाइन इम्पोज किया जा रहा है, फाइन जो है आप उस पर रीजनेबल लगाओ, आप 50 चलिए 30,000 तक कर देंगे, 30,000 का आप तक का फाइन लगाइए, आपको जो 5,000 है वो तो लिया है वो देना ही है, उसके अलावा 30,000 आपने चोरी करने के लिए फाइन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 5,000 रुपए उठाया तो आपने 3 करोड़ का फाइन इम्पोज कर दिया। डिस्प्रोपोर्शनेट है, अनलिमिटेड, मतलब भाई कोई लिमिट नहीं है, ये कोर्ट ने लिमिट नहीं लगाई, जैसे पता है ना कोई 5,000 तक का है चोरी तो इसमें ये नहीं है कि आपको 10,000 तक का ही फाइन इम्पोज करना है, नहीं, लिमिट नहीं है, जहां पे अमाउंट है तो स्पेसिफाई नहीं किया है तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना मन करे, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक नेक्सस होना चाहिए, एक रीजनेबिलिटी होनी चाहिए जो कि देखा जा सके कि हाँ इतना का ऐसी गलती थी इसलिए ये फाइन इम्पोज किया गया, बिल्कुल ही डिस्प्रोपोर्शनेट इम्बैलेंस्ड सा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्लॉज, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अब देखिए ये जो है इसमें बहुत सारी क्लॉजेस है इस सेक्शन में, ठीक है, देखिए ये क्लॉज 1 2 4 5 6 7, ठीक है, 7 क्लॉजेस हैं, एक एक करके हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई आपने देखा कि, ठीक है, सबसे पहले देखा कि अमाउंट जो है फाइन का वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, किसी भी ऑफेंस के केस में पहला पहला है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, मतलब आई प्लस है, ठीक है, एज वेल एज लिखा है, imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine, मतलब फाइन दिया गया है विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, मतलब उसको फाइन इम्पोज की गई है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था वहां पे फाइन इम्पोज की गई। दूसरा, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यहाँ पे एज वेल एज नहीं, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यहाँ पे क्या पनिशमेंट है, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, ठीक है, यहाँ भी बात तो वही कही है, विद और विदाउट, यहाँ भी फाइन आ गया। तो मतलब सिंपली कि किसी भी केस में जहां पे ऑफेंडर पे फाइन इम्पोज किया जाए, मतलब यही समझ में आया, इन दोनों केसेस में क्या है भाई, फाइन इम्पोज, क्योंकि हमें मतलब नहीं है इम्प्रिजनमेंट से, इम्प्रिजनमेंट चाहे की गई हो चाहे नहीं, यहाँ पे देखिए विद और विदाउट लिखा है, चाहे की गई हो चाहे नहीं, हमें उससे मतलब ही नहीं है, फाइन इम्पोज किया गया है वो हमारे मैटर करता है, ठीक है। उस केस में भी इस केस में मतलब जहां पे फाइन इम्पोज की गई है, किसी भी ऑफेंस के केस में जब फाइन इम्पोज किया गया है तो इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के ऊपर होगा, which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, जो कि ये डायरेक्ट कर सकता है, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के ऊपर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है कि इस केस में यहाँ फाइन इम्पोज किया गया, ठीक है, किसी भी ऑफेंस के केस में जब फाइन इम्पोज किया गया और फाइन के डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है, फाइन की पेमेंट का डिफॉल्ट हो जाता है, फाइन इम्पोज किया गया उसका डिफॉल्ट हो, ठीक, द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट, तो इस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ऑफेंडर शैल इम्प्रिजनमेंट, ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म, एक टर्म के लिए, इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सेस होगा, जो कि एडिशनल होगा, जो कि उसके ऊपर से होगा किसी और इम्प्रिजनमेंट के, इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई है ऑलरेडी तो उसके एडिशनल होगा, टू विच he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence, मतलब अगर कोई फाइन इम्पोज था उसका डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में जो ऑफेंडर है उस पे अगर कोई ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट इम्पोज था, ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट
के केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो एडिशनल हो जाएगा। एडिशनल का मतलब एक्सेस हो जाएगा। जैसे इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अगर मान लीजिए 2 साल का था तो उसके ऊपर से लगाया जाएगा एडिशनल जो भी है, ठीक है, जितना इम्पोज होगा वो उसके ऊपर से होगा। तो मतलब 2 इयर्स प्लस, मतलब ये नहीं होगा कि मेरे 2 साल तो ऑलरेडी था तो ये तो उसी में इंक्लूड हो गया, नहीं, ये नहीं है। कन्विक्शन इसमें, कन्विक्शन नहीं, जो इसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट वो ऊपर से आएगी। मतलब 2 साल के अलावा जो ऑलरेडी इम्पोज अगर इम्प्रिजनमेंट है उसके अलावा उतना लगाया जाएगा। कंटिन्यूटी में उतना और लगा दिया जाएगा। 2 साल है तो उसके अलावा जितना, 5 साल है तो उसके अलावा जितना, पर जितना भी ऑलरेडी ओरिजिनली इम्पोज्ड है उसमें ऐड हो जाएगा। ओरिजिनली इम्पोज्ड, ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट प्लस, तो मतलब क्या पता है, ये ऐसा हो जाएगा, टोटल इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट प्लस एडिशनल इम्प्रिजनमेंट। तो टोटल इम्प्रिजनमेंट का जो पीरियड होगा जितना भी, वो ओरिजिनली जितना है वो तो है ही है, उसके अलावा जो फाइन के डिफॉल्ट के लिए जो लगाया गया है वो उसके एडिशनल। ये कह रहा है सेक्शन क्लॉज 2 का। नाउ अभी हमने देखा कि फाइन के डिफॉल्ट के केस में एडिशनल इम्प्रिजनमेंट लगाया जाएगा, ठीक। अब ये एडिशनल कितना हो गया, कुछ भी लगा सकते हैं जितना, मान लीजिए 2 साल की पनिशमेंट है और आपने फाइन के लिए भी उसको 10 साल लगा दिया, तो ये रीजनेबल है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जब ओरिजिनल पनिशमेंट उसको 2 साल है तो मतलब फाइन के डिफॉल्ट पर 10 साल देना तो कहीं से कोई रैशनल नहीं बनता है, कोई इसका वो नहीं बनता है। चलिए 10 तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए 2 साल की पनिशमेंट है तो क्या उसके लिए आप उसको 2 साल के लिए फिर फाइन इम्पोज, फाइन के डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं? वो भी नहीं, रैशनल नहीं बनता है भाई। जब उसकी 2 साल लायक अगर पनिशमेंट है मतलब क्लियरली उतना हीनियस नेचर का नहीं है, तो आप जब उसके उतना पनिशमेंट है ओरिजिनल तो उतना कैसे उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं फाइन? नहीं किया जा सकता। तो उसकी लिमिट क्या है, ये लिमिट ही तो बता रहा है। कैसे डिसाइड होगा, वही डिसाइड करने के लिए जो एडिशनल था, ये एडिशनल कितना होगा ये बताता है क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कह रहा है, जो अभी अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया वही है। The term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of a fine, ठीक है, यही था। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन थी एडिशनल imprisonment shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense, ठीक है। मतलब जब अगर इस केस में कैसे डिसाइड होगा कि अगर इम्प्रिजनमेंट जो है ऑलरेडी, द ऑफेंस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, अगर इम्प्रिजनमेंट भी ऑलरेडी इस केस में है, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जितना है जिस ऑफेंस में, अगर इट इज, इफ इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, ऑफ कोर्स तभी तो आएगा, क्योंकि और वाले में तो विद और विदाउट वाले केस रहता है, तो चाहे तो ना ही लगाए, वो तो विद और विदाउट वाला हो गया, फिर सिर्फ फाइन के केस में होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन का केस है और फाइन जो है वो डिफॉल्ट हो गया, फाइन डिफॉल्ट होने केस में जितना इम्प्रिजनमेंट है, इसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जितनी है, मतलब जैसे हमने अभी देखा था 3 साल मान लीजिए, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जितनी है उसका 1/4, उसका 1/4 ही एडिशनल के तौर पे लगाया जा सकता है। मतलब अगर 3 साल है तो 3 ईयर्स कितना हो गया, 12 महीने, 36, 3 × 1/4 36, मतलब 9 मंथ्स। मतलब इस केस में अगर 3 साल से पनिशेबल है, 2 साल की अगर पनिशमेंट लगाई गई है तो एडिशनल हो गया 9 मंथ्स। 2 साल की पनिशमेंट पे 9 मंथ्स एडिशनल पनिशमेंट है। मतलब टोटल पनिशमेंट इस केस में कितना हो गया, ओरिजिनल था 2 साल, फिर हो गया 9 महीने, मतलब 2 इयर्स 9 मंथ्स। ऐसे एडिशनल कैलकुलेट होगा। तो अभी तक क्या देखा इन सेक्शंस में, पहला कि भाई जब अगर फाइन अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ फाइन की बात हम करेंगे इस पूरे सेक्शन में, जब अगर, और बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर स्पेसिफाइड कर दिया है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रखा है कि इतना ही तक किया जा सकता है फाइन इम्पोज। पर जब नहीं है तब के केसेस दिए हुए हैं कि अब अगर नहीं है तो कैसे डिसाइड करेंगे। इन दैट केस द अमाउंट कैन बी अनलिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक्सेसिव नहीं, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं, जितना ऑफेंस है उसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। उसके बाद बताता है कि भाई अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ईदर डिस्क्रिप्शन में कोर्ट की कॉम्पिटेंसी होगी, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कैसा इम्पोज करना है, सिर्फ रिग्रेस या सिर्फ सिंपल या दोनों पार्टली करना है, थोड़ा वो थोड़ा वो।
अब तीसरे में दिया है कि अगर फाइन इम्पोज की गई है किसी केस में जिसमें पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है या इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, जो भी, मतलब फाइन हैज बीन इम्पोज, द पॉइंट इज फाइन हैज बीन इम्पोज, फाइन इम्पोज की गई है, उस फाइन का डिफॉल्ट हो गया, मतलब पेमेंट नहीं हुआ उसका, ठीक है, उस केस में एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया जाएगा ओरिजिनल के ऊपर इन एक्सेस ऑफ दैट ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट व्हिच shall not be more than 1/4 of the maximum punishment which is punishable by the offense. 1/4 से ज्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट, ये बहुत ज्यादा वाले मैक्सिमम से, इतना जितना इम्पोज किया गया है उससे नहीं, उससे देखेंगे आप तो ये और कम हो जाएगा, 2 साल से अगर निकालेंगे तो ये और कम हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, दो जो पनिशेबल है जितना इम्पोज किया गया है वो नहीं कह रहा है, जितना पनिशेबल है मैक्सिमम पनिशेबल है वो, तो उतना के 1/4 वो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट देखिए क्लॉज 4, imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense, ठीक है। नाउ ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई कोई जिन केसेस में अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो जाता है, ठीक है, पहला डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, या दूसरा दूसरा क्या है डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, अब देखिए यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस आ गया, डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, इन दोनों के केस में जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ठीक है, इन दोनों के केस में मतलब क्या, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मतलब पेमेंट, फाइन का पेमेंट नहीं हो पाया, और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, आपको जो कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा गया था आप वो नहीं कर पाए, उस केस में, इन दोनों केसेस में जो इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की जाएगी, लिखा है ना, द इम्प्रिजनमेंट व्हिच द कोर्ट इम्पोजेस, जो इम्पोज करेगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस may be of either any description to which the offender might have been sentenced for the offense, ये किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, किसी भी डिस्क्रिप्शन मतलब अगेन हमने दो पढ़ा था, रिगरस और सिंपल, मतलब इन केसेस में इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, मतलब फाइन या कम्युनिटी सर्विस से पनिशेबल है, पहले किस चीज से, फाइन, ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or default of community service, ठीक है, इन दोनों केसेस के डिफॉल्ट के केस में जो पनिशमेंट कोर्ट, जो सॉरी इम्प्रिजनमेंट कोर्ट इम्पोज करेगा, शैल बी सिंपल, पहले तो ये चीज है कि भाई ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, and the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine or in case or in default of community service shall not exceed, कितने कितने पीरियड के लिए हो सकता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। इन केसेस में ये जो केसेस नीचे ए बी सी दिए हुए हैं, ए बी सी, अगर देखिए इम्प्रिजनमेंट जब दी जाएगी तो डिफॉल्ट के केस में कितनी हो सकती है, बेसिकली क्या क्या है सेक्शन, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, से पनिशेबल था, द इम्प्रिजनमेंट व्हिच द कोर्ट इंपोजेस इन डिफॉल्ट शैल बी सिंपल, अगर ऑफेंस जो है वो फाइन या कम्युनिटी सर्विस से ही पनिशेबल था, पनिशेबल ही इन दोनों ऑफेंसेस से था, उस केस में अगर फाइन या कम्युनिटी सर्विस से पनिशेबल था, उसका डिफॉल्ट होने पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, पहले तो ये कह रहा है। दूसरा टर्म जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो कितना हो सकता है, टर्म देखिए बताया हुआ है 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees, अब अगर 5,000 तक का है तो डिफॉल्ट के लिए कितना होगा, 2 months की पनिशमेंट, 2 months इम्प्रिजनमेंट। अगला 4 months when the amount of fine does not exceed 10,000,
अप टू 5,000 ये, फिर ये हो जाएगा 5,000 से 10,000 के बीच में है तो 4 मंथ्स। इसके बाद लास्ट है 1 ईयर इन एनी अदर केस, बाकी एनी अदर केस, अदर्स 1 ईयर। ठीक है, मतलब अगर 5,000 तक के पेमेंट का डिफॉल्ट होता है तो 2 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। 5,000 से 10,000 के बीच का डिफॉल्ट होता है तो 4 महीने इम्प्रिजनमेंट होगा। और उसके अलावा कोई भी, मतलब 10,000 से ज्यादा कुछ भी होगा तो 1 साल तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, यहाँ पे ये सेक्शन कह रहा है। ठीक है, 4 और 5 में डिफरेंस क्या है आप देखिए। 4 और 5 तो एक ही जैसे लगेगा, क्योंकि 4 में लिखा हुआ है कि भाई अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो गया या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस हो गया तो इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। तो जब अगर ईदर डिस्क्रिप्शन हम कह रहे हैं तो फिर यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों किया कि भाई सिंपल सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होगा? क्योंकि देखिए क्या लिखा है, offender might have sorry हाँ offend community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर, मतलब इस केस में किसकी बात की गई है, इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था या कम्युनिटी सर्विस ऐसा था। तो उस केस में जो ओरिजिनली इम्पोज जितना इम्प्रिजनमेंट था, जिस भी तरह का था, मतलब अगर रिग्रेस था या सिंपल था, ओरिजिनली इम्पोज जिस तरीके का इम्प्रिजनमेंट था उसमें से किसी भी तरीके का वो इम्प्रिजनमेंट कोर्ट दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि इन केसेस में जब इतना ऐसा ऐसा फाइन अगर 5,000 तक का होगा तो 2 महीने, 10,000 तक का हो 4 महीने, इन केसेस में सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या अगर कम्युनिटी सर्विस का डिफॉल्ट होता है इन केसेस में इम्प्रिजनमेंट सिंपल नेचर का होगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो गया तो अब यहाँ पे इसके लिए इसको इम्प्रिजनमेंट ऑफेंडर को दिया जाएगा। अब अगर धीरे धीरे इम्प्रिजनमेंट तो दे दिया गया प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करके, अब इस केस में भाई अब अगर इसने बाद में फाइन पे कर दिया तो फिर क्या इसका तो लॉस हो गया, जितना इम्प्रिजनमेंट भी झेले फाइन भी दे सब कुछ करे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस मोमेंट इसने भाई फाइन के नॉन पेमेंट के लिए तो इम्प्रिजनमेंट दिया था, तो जिस मोमेंट ये फाइन पे कर देगा इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट कर जाएगा। या पार्ट बाय पार्ट अगर दे रहा है, मान लीजिए अगर 10,000 का फाइन लगाया गया था, ठीक है, 2,000 इसने दिया तो 1/5 रिड्यूस कर दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली जो है उतना इम्प्रिजनमेंट कम होता जाएगा, जितना इम्पोज किया गया था उसका 1/5 कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली उसको कम कर देंगे। ठीक है, ये सेक्शन हो गए। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। देखिए 9 क्या कह रहा है अब, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। लिमिट लगाई गई है इसमें, अगर बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं ऑफेंडर ने, जब जिस केस में ऑफेंडर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सिमिलर एक्ट्स। हाँ, अगर कोई ऑफेंस है जो कि बहुत सारे एक्ट से मिलके कोई ऑफेंस बना है, उस केस में क्या होगा, where anything which is an offense made up of various parts, कोई ऑफेंस है जो कि मान लीजिए ऑफेंस है जो कि बहुत पार्ट से मिलके बना है, 1 2 3, उसमें 3 एक्ट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, कोई एक ऑफेंस है जो बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलके बना है और ये एक्ट्स अपने आप में ऑफेंसेस हैं,
एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, वही लिखा है कि कोई ऑफेंस बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है जिसके सारे पार्ट जो है वो अपने आप में ही ऑफेंस है. The offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences unless it be so expressly provided. ठीक है, मतलब ये कि अब अगर किसी कोई ऑफेंस है जो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है तो किसी एक इंसान को, और जो ऑफेंस सारे, जिसके सारे पार्ट जो है जो खुद में ही ऑफेंस है, ठीक है, जो खुद में ही ऑफेंस है, तो एक इंसान को मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है. वही लिखा, देखिए एनी ऑफ दिस पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस. मतलब अपने एक ऑफेंस से ज्यादा के लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है अनलेस एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड. मतलब भाई अगर कोई ऑफेंस है विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स, जो कि बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट से मिलकर बना है, दीज क्रिमिनल एक्ट्स आर ऑफेंसेस इन इटसेल्फ. मतलब मान लो ये ऑफेंस टी कर दो टोटल, ये हो गया ऑफेंस 1, ये हो गया ऑफेंस 2, ये हो गया ऑफेंस 3. तीन अलग अलग एक्ट, तीन अलग अलग ऑफेंसेस हैं. तो जो ऑफेंडर है उसको किसी एक एक्ट के लिए, उनमें से किसी एक एक्ट के लिए ही पनिशमेंट दी जा सकती है. के बाद वाले सब सेक्शन में क्या क्या है, इसके बाद वाले सेक्शन में भाई कोई अगर एक ऑफेंस है जो बहुत अलग अलग एक्ट्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग जगहों पे डिफाइन कर रखा है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है भाई. अगर बहुत जगह पे है तो क्या बहुत सारी पनिशमेंट दे देंगे? नहीं, ठीक है, पनिशमेंट जो है उसको एक ही दी जाएगी चाहे वो कितनी भी जगह बताया रखा हो. जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल पढ़िए, ए गिव्स जेड 50, जैसे हमने पढ़ा था ना वो कि जब हमने एक्ट और ओमिशन पढ़ा था कि भाई एक सिंगल हो या सीरीज हो हम उसे वन एक्ट मान के चलते हैं. भाई देखिए ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक. एक स्टिक से उसको 50 बार मारा. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. अब voluntarily causing hurt तो है ही है भाई, हर ऑफेंस हर बीटिंग के लिए अलग, फिर उसको ऑफेंस अलग ऑफेंस उसको अलग के लिए पनिशमेंट दीजिए. If A were liable to punishment for every blow, he might be in prison for 50 years, one for each blow, but he is liable only for one punishment for the whole beating. तो वही जो हमने पढ़ा था कि एक्ट और मिशन दोनों के लिए कि वेदर सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स, देखिए ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूट वन सिंगल एक्ट, एक ही मान के चलेंगे. तो वही चीज इसमें कह रही है कि भाई अगर कोई एक ऑफेंस है जो कि बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, अगर बहुत कुछ मिलके, बहुत से मिलके बना है बहुत सारी चीजों से, तो इन सबको हम एक मान के चलेंगे और उसके लिए पनिशमेंट देंगे. ऐसे के लिए नहीं कि हर के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग पनिशमेंट देंगे. ठीक है, जैसे वही चीज लिखी है कि भाई किसी ने, एक इंसान ने ए ने जेड को लाठी से 50 बार मारा, तो क्या हम 50 ब्लोज के लिए उसको पनिश करेंगे? नहीं. हर्ट करने के लिए उसको, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट के लिए, या अगर ग्रीवियस हर्ट हो तो उसके लिए, जिसके लिए सबको मिला के एक एक्ट उसके लिए पनिशेबल करेंगे. ठीक है, next, section number 10. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment. अब भाई क्या कह रहा है कि जजमेंट में ये चीज कही गई है, मान लीजिए कि एक एक इंसान है, ठीक है, ए है, उसने क्या किया कि उसने घर तोड़ा, घर तोड़ के हाउस ब्रेकिंग पहला, हाउस ब्रेकिंग, उसके बाद फिर वहां पे चोरी की है, उसके बाद वहां पे एक एल्डरली कपल था उनके साथ फिजिकल वायलेंस किया, मारपीट की और फिर निकल गया. ठीक है, अब ये ए ने ये तीनों चीजें करी, पहले हाउस ब्रेकिंग की, घर तोड़ा, फिर उसको थेफ्ट किया, फिजिकल वायलेंस किया, ये सारी चीजें की. इन केस में अब मान लीजिए क्या है कि एक पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट. बहुत सारे, बहुत एक
मल्टीपल ऑफेंसेस में से किसी एक इंसान के लिए ऐसा है कि उनमें से कुछ एक ए ने मतलब किसी एक इंसान ने जजमेंट में जितने ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है कुछ एक किया है, जैसे मान लीजिए भाई मैंने एग्जाम्पल दिया, चलिए ए हटा देते हैं, किसी एक के घर में, ये ए का घर है, ए का घर है, ठीक है, ए के घर में हाउस ब्रेकिंग हुई, थेफ्ट हुआ, और फिर एक एल्डरली कपल था ए और एक्स, इनके साथ फिजिकल वायलेंस भी हुआ, मारपीट भी की गई, और करके करने वाला जो था ऑफेंडर वो चला गया। अब ठीक है, हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस सारी चीजें हुई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जजमेंट में अगर ये हो कि जो ऑफेंडर है, जो पर्सन गिल्टी है, उसने इनमें से कोई एक ऑफेंस किया है, मल्टीपल ऑफेंसेस में से कोई एक कमिट किया है। अब भाई ऑफेंसेस तो तीन हो गए यहाँ पे, हाउस ब्रेकिंग हो गई, सेकंड थेफ्ट हो गया, थर्ड वायलेंस, चलिए हर्ट कर देते हैं, हर्ट हो गया, ठीक है, तीन ऑफेंसेस हो गए, लेकिन जजमेंट में इन तीनों का जिक्र तो है कि इनके साथ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई अब ए पे जो केस चल रहा है, चलिए सी पे जो केस चल रहा है, ये तो कपिल का नाम है, सी पे जो केस चल रहा है, सी ने इनमें से क्या किया, जब ये नहीं पता कि ये क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है जजमेंट में कि किस क्या ऑफेंस कमिट किया है, तो उस केस में उसको पनिशमेंट जो है, देखिए क्या लिखा है, बट दैट इट इज डाउटफुल फॉर विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके लिए गिल्टी है। ये चीजें हुई तो जरूर है, ये तीनों चीजें हुई है इसके घर में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सी है जिसपे केस चल रहा है, इसने एक्चुअली क्या किया है इनमें से, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसका रोल, उसका समझ नहीं आ रहा है कि इसने कौन सा इन मल्टीपल में से कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं। उस केस में द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर व्हिच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। अगर इन सबके लिए जब अलग अलग ऑफेंसेस हैं, मतलब सारे ऑफेंसेस के लिए अगर एक पनिशमेंट नहीं है, इक्वल पनिशमेंट नहीं, अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, तो उस केस में जो ऑफेंडर है, अगर जजमेंट में क्लैरिटी नहीं है, तब की बात की गई है, जजमेंट में ये डाउटफुल है, जजमेंट में ही डाउटफुल है, उस केस में जो ऑफेंडर है उसको मिनिमम पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि इन सब में से, जिस तीनों ऑफेंसेस में से, अब देखिए इस केस में हाउस ब्रेकिंग हुई, थेफ्ट हुआ, हर्ट हुआ, सबसे कम किसके लिए, हाउस ब्रेकिंग के लिए, तो हाउस ब्रेकिंग के लिए सिर्फ उसको पनिशमेंट दी जाएगी, वही चीज यहाँ पे लिखा है, ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर व्हिच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। अगर जजमेंट में ये डाउटफुल है, जजमेंट में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि भाई उस इंसान ने क्या किया है, तो उसको पनिशमेंट किस चीज के लिए दे, सारी चीज के लिए मिला के छोड़ दे देंगे, सब कुछ के लिए पनिश कर दे, नहीं, उस केस में जिस ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट है, लोएस्ट पनिशमेंट है, उसके लिए उसे पनिशेबल किया जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 और 12, ये जो दो है ये बात करता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। नाउ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, सेक्शन 11 एंड 12, ठीक है, सेक्शन 11 एंड 12 ये आईपीसी में कहा दिया हुआ था, सेक्शन 73 एंड 74, द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम, क्या उसमें कोई चेंज है किसी तरीके का, नहीं, कोई चेंज नहीं है, जैसे था वो वैसा ही है, कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव नहीं है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, बना है दो वर्ड से, सॉलिटरी पर कन्फाइनमेंट, ठीक है, क्या है, क्या रहा है, देखिए, whenever any person is convicted for an offense for which, तो सेक्शन क्या कह रहा है कि whenever any person is convicted of an offense for which under this संहिता the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, पहली चीज है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या इसमें समझ में आया कि भाई कोर्ट को जब पावर हो रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलेंगे, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो हमेशा सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट के केस में आएगा, ये चीज तो क्लियर हो गई, इससे कह ही रहा है कि तभी कोर्ट कर सकता है जब रिगरस इम्प्रिजनमेंट देने की पावर हो, तभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आएगा, ठीक है, तो मतलब सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट के केस में आएगा। द कोर्ट में, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट के केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर that the offender shall be kept in solitary confinement, मतलब उसको अकेला कर देना, एकदम अकेला, जैसे वो छोटे से solitary confinement क्या होता है, छोटे से रूम्स हो गए, बिल्कुल, solitary confinement एक बहुत ही ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानते हैं, इसीलिए जैसे डेथ पेनल्टी को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इम्पोज किया जाता है, इट इज द सेम एप्लीकेबल फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्चुअली इट्स इवन ग्रेवर, बहुत ज्यादा, डेथ पेनल्टी में तो भाई हैंग टिल डेथ द पर्सन डाइज,
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट द पर्सन इज गिवन अ वेरी स्मॉल सेल, बहुत छोटा सा रूम होता है, बहुत छोटा सा, यू आर नॉट इवन अलाउड टू गो टू वॉशरूम, नथिंग, मतलब यू हैव टू आपको इसी रूम में यू हैव टू पी, यू हैव टू गो टॉयलेट इन दिस सेम रूम, आपको इसी में खाने को मिलेगा, यू हैव नोबडी टू टॉक टू, इट्स अ वेरी स्मॉल रूम, इट्स अ मेसी प्लेस टू बी इन, देयर इज, इट्स डार्क, एब्सोल्युटली डार्क, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं होती है, बहुत छोटी सी जगह पे, उसे कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कोई कोई भी आसपास नहीं होता है, बिल्कुल अलग से कमरे में छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए ये इसको कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में, इसको भी पोज किया जाता है इसलिए बिकॉज ऐसा कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को बहुत दिन, इट्स मेडिकली प्रूव कि अगर किसी को बहुत, बहुत दिन तक ऐसे कंडीशन में अकेला छोड़ दिया जाए तो द पर्सन गोज इन सेम, पर्सन के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है इस पे बहुत ज्यादा, इसलिए इसको भी इम्पोज इजिली नहीं किया जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो होता क्या है अभी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट के केस में कोर्ट के पास ये पावर होती है कि भाई ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, की जो ऑफेंडर है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सके फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर व्हिच ही इज सेंटेंस। मतलब टोटल इम्प्रिजनमेंट जो है इसका, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जितने ईयर्स के लिए टोटल है, जितने पीरियड के लिए टोटल है, उसका कोई पोर्शन टोटल नहीं, उसमें लिमिट लगाई रखी है कि कितने दिन तक कर सकते हैं, उसके टोटल में से एक पोर्शन या कोई पोर्शन टू विच ही सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन टोटल। मतलब मान लीजिए कि अगर 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है, ठीक है, 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका 3 महीने टोटल, 3 महीने इन टोटल ही जो है सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। आप इससे समझ सकते हो कि ये कितना ग्रेवर नेचर का है, जब अगर 10 साल में से सिर्फ 3 महीने इम्पोज किया जाए। तो जो टोटल पीरियड है जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, कोई भी पीरियड हो सकता है, कुछ भी, उसके टोटल का चाहे व्हाटसो एवर द पीरियड इज, नो मैटर कितना बड़ा कितना छोटा, जो भी पीरियड है उसका 3 महीना मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम पीरियड तक ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। ठीक है, मैक्सिमम हमें दे दिया कि मैक्सिमम क्या होगा, पहला दे दिया रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के केस में, उसके बाद दूसरा हमें दे दिया मैक्सिमम 3 मंथ्स। ठीक है, ये दो चीज हमें समझ में आ गई कि चाहे जो पीरियड हो उसका मैक्सिमम 3 मंथ्स। अब यहाँ पे स्केल दे रखा है, स्केल क्या है देखिए, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना बहुत जरूरी है, ये अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से कहीं क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी पे बनता है, ये टाइम स्केल जो दिया हुआ है, टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। ठीक है, मतलब स्केल क्या दिया हुआ है, पहले अगर मान लीजिए 6 मंथ्स तक की, और जहां भी इम्प्रिजनमेंट की बात है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 6 मंथ्स तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में 8 मंथ तक का मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। देखिए, टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, 6 मंथ तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। दूसरा, a term not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year। ये हो गया अप टू 6 मंथ्स का, या अब इसके बाद 6 मंथ्स टू 1 year, इसमें कितना 2 मंथ तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मतलब अगर 1 साल तक का, 6 महीने से 1 साल के बीच का अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में 2 महीने तक का, मैक्सिमम 2 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। और उसके बाद मोर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा चाहे कितने भी साल का, कितना भी, 1 साल ज्यादा कितने भी ईयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो, पर मैक्सिमम हो जाता है 3 मंथ, जो कि हमने अभी देखा, 3 महीने से ज्यादा इम्पोज नहीं किया जा सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ये मैक्सिमम हो गया। इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year, मतलब अगर 6 महीने तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 6 महीने से 1 साल तक का है तो 2 महीने, और 1 साल से ज्यादा कितने का भी है तो मैक्सिमम 3 महीने। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने के लिए एग्जेम्पलरी एक्सेप्शनल केस भी होना चाहिए, इस तरीके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तभी उन्हीं केसेस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। नाउ अब हम आते
आते ही इसका जब अगला सेक्शन पढ़ेंगे तो ये जो हमें ये तो स्केल दिया, ठीक है, कैसे दे सकते हैं, ये हो गया सेक्शन 11। अब सेक्शन 12 में कुछ और भी लिमिट्स लगा रखी हैं। आप सोचो कितना ये ग्रेवर नेचर का है कि इसपे इतनी सारी लिमिट्स लगा रखी है इसके इम्पोजिशन पे। तो अब इसकी लिमिट्स क्या है, लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। सॉलिटरी कंफाइनमेंट इंपोज करने के लिए, करने के समय, एग्जीक्यूट करने के लिए, सच कंफाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। ठीक है, पहली चीज क्या कह रहा है, मैक्सिमम 14 डेज, मैक्सिमम 14 डेज एट वंस, एक बार में 14 दिन से ज्यादा का सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, with intervals between the periods of solitary confinement of not less than such period, मतलब जितने का दिया उतना ही का गैप, मतलब एटलीस्ट 14 डेज गैप, यही कह रहा है, जितने का दिया उतना ही गैप। तो अगर 14 दिन का दे रहा है कि एक बार में 14 दिन का दे सकते हैं, विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन सच पीरियड, मतलब कम से कम 14 दिन का गैप होगा एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच। And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, ठीक है, imprisonment solitary confinement की बात नहीं कर रहे हैं, imprisonment मतलब क्या, कौन सा imprisonment है, rigorous imprisonment more than 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one month, only 7 days a month of the whole imprisonment awarded with intervals between the period solitary confinement of not less than such period, मतलब and उतना ही gap and 7 days at least gap। अब ये क्या रहा है इस पूरे सेक्शन से कुछ समझ नहीं आया, तो देख इसको ऐसे समझ लेते हैं कि भाई पहली चीज तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, कम से कम एक बार में 14 ही दिन का दे सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे 6 महीने तक का है तो मान लीजिए एक महीने का कह रहा है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट है। अगर चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, इससे पहले भी क्या था कि अप टू 6 मंथ्स अगर है तो 1 मंथ का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या लगाया है इसमें, पहली चीज क्या हो गई कि 14 डेज, मैक्सिमम 14 डेज एट अ टाइम, और विथ सेम गैप, विथ सेम गैप, उतने ही गैप के साथ, एंड दूसरा ओनली 7 डेज मंथ। क्या कह रहा है ये, कैसे समझ आएगा, तो इसका मतलब ये है, अब जैसे मान लीजिए कि आज अभी है जनवरी, ठीक है, जनवरी है, तो क्या दो चीजें क्या कह रहा है कि भाई 14 दिन मैक्सिमम एक बार में दे सकते हैं, और सिर्फ एक महीने में सिर्फ 7 दिन। तो अगर मान लीजिए कि जनवरी में पनिशमेंट इम्पोज की गई है, ठीक है, जनवरी से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम मंथ के लास्ट में देखें, मान लीजिए 23 जनवरी, ट्वेंटी थर्ड जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी से 31 जनवरी अगर करें तो ये 7 डेज हुए, ठीक है, ये तो 7 दिन हो गए। अब क्या कह रहा है कि कम से एक महीने में 7 ही दिन हो सकते हैं और एक बार में 14 दिन हो सकते हैं, तो ये 31 जनवरी तक। इसके बाद अगर 1 फेब से 7 फेब तक कर देंगे तो ये 7 दिन हो गए, ठीक है, टोटल कितना हो गया, इज इक्वल टू 14 डेज, 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। अब ये 14 दिन हो गए, फिर इसके बाद तो ये 14 दिन का इम्प्रिजनमेंट हो गया, पहला पहला दोनों की कंडीशन फुल हो गया, 7 डेज, इसमें भी 7 दिन, इसमें भी 7 दिन, और एक बार में 14 दिन वो भी गए। अब इसके बाद फिर 14 डेज का गैप, कम से कम 14 डेज का, ठीक है, क्योंकि हमने 6 मंथ्स उठाया था, 6 मंथ तक तरीके से इम्प्रिजनमेंट है, विच मीन्स कि सिर्फ एक महीने का
उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, मतलब हम 30 दिन ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 14 दिन यहाँ कंप्लीट हो गए, 14 दिन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद 14 दिन के गैप के बाद सिमिलरली नेक्स्ट मंथ में कम, क्योंकि वो मिनिमम पीरियड है गैप का, वो गैप पीरियड मिनिमम है, ये मैक्सिमम दिया भाई कि मैक्सिमम 14 डेज एट अ टाइम विथ एटलीस्ट सेम गैप, कम से कम इतना गैप तो देना ही है। तो फिर नेक्स्ट मंथ में अगर हम ऐसा कर देंगे, फिर इस तरीके से मान लीजिए, फिर अप्रैल उठाते हैं, अप्रैल में भी 23rd से लेके और लास्ट 31st और 24th, सॉरी से 31 अप्रैल, यहाँ भी 7 दिन हो गए। फिर 1 मई से 7 मई, यहाँ भी 14 दिन हो गए, 14 दिन इधर 14 दिन इधर, 28 दिन हो गए, इससे 1 महीना हो गया। अब अगर 31 का अगर मंथ कंसिडर करके चलते हैं, तो फिर 3 दिन और बाद में किसी और दिन, किसी और मंथ में वैसे हो जाएंगे। इस तरह से इतना गैप भी हो गया, मिनिमम इतना गैप भी, और ऐसे इंपोजिशन भी हो गया। तो ये सेक्शन यही कह रहा है, ये समझने वाली से ये दोनों को साथ में लेके चलना है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो समझ में आ गया कि भाई ठीक है क्या है, बिल्कुल अलग कर देना, अलग रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने के लिए इम्पोजिशन हो सकता है। और ये स्केल्स दे रखे हैं कि भाई 6 महीने तक का होगा तो 1 महीना, 6 महीने से 1 साल तो 2 महीना, 1 साल से कितना भी ज्यादा, तो मैक्सिमम पीरियड इज 3 मंथ, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के केस में आएगा। और ये जो सेक्शन 12 में ये बता रहा है कि मैक्सिमम 14 डेज के लिए ही एक बार में हो सकता है, एक एक स्ट्रेच में मैक्सिमम 14 डेज दे सकते हैं विद एटलीस्ट दैट गैप, साथ में उतना कम से कम गैप होना चाहिए, और एक मंथ में सिर्फ 7 दिन हो सकता है। ये हो गया सेक्शन 12। अब सेक्शन 13 में से इतना कह रहा है कि भाई एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, अगर आप ऑलरेडी किसी ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड हो, दोबारा करते हो, रिपीटेड ऑफेंडर हो, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट आपकी एनहांस हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ यही है। अब इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं, दो केस है इंपॉर्टेंट जो कि है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड, विच इज, अब वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे। इसमें केस देख लेते हैं, किशोर किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दिस इज द 1981 केस। अब इस केस में क्या कहा गया, जो जैसे मूवीज में वो दिखाते हैं हाथों में पैरों में चेन बांध देते हैं, बेड़िया जिनको कहते हैं, वो हाथ पैर में बांध देंगे बिल्कुल, उस चीज के बारे में कहा गया था कि फेटर्स, फेटर्स मतलब वही चेन जो पैरों में बांधते हैं। तो देखिए ये एक केस है जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की थी, 1981 का केस है, विच इज किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ पुटिंग फेटर्स, फेटर्स मतलब वही चेन्स, चेन्स जो होते हैं जिनसे हाथ पैर बांधते हैं, solitary confinement of putting fetters could be imposed only in exceptional circumstances, जब बहुत exceptional circumstances हो तब किया जाएगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, कोई और रीजन नहीं। फ्लिमजी ग्राउंड मतलब छोटे मोटे बेतुके ग्राउंड की अथॉरिटी से मिसबिहेव किया, या आपने प्रिजनर से लड़ाई करी, या खाना नहीं खाया, या गुस्सा करता है, ऐसे कोई ग्राउंड नहीं हो सकते। फ्लिमजी ग्राउंड्स कांट बी द फाउंडेशन फॉर द टॉर्चरस ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो देने के लिए ग्राउंड बहुत ही एक्सेप्शनल होना चाहिए, छोटे मोटे बेकार से रीजंस पे कभी भी नहीं किया जा सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हिच इज, ये पता, इसका नाम आप सबने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली इस केस को पढ़ते हैं, वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये पता वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में उन्होंने कहा कि भाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड्स is a grave infringement of fundamental laws। तो ये इन्होंने कहा इस केस में, ये कहा कि भाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है आप किसी लंबे लंबे पीरियड के लिए नहीं दे सकते, छोटे पीरियड्स के लिए है। अगर आप लंबे पीरियड्स के लिए दिया जा रहा है तो ये फंडामेंटल लॉस का बहुत ग्रेव इंफ्रिंजमेंट है, बहुत ज्यादा ग्रॉस ब्रीच है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और अगले लेक्चर में, अगले सेशन में विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 3 जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। इसमें हमने पढ़ा था, और जो कि हमने सबने आईपीसी में पढ़ रखा है, जो आईपीसी में डिफरेंस दिए हुए थे जनरल एक्सेप्शंस वही सेम है, ऑर्डर भी सेम है, सेम सीक्वेंस में सेक्शंस हैव बीन अरेंज्ड, सेक्शन नंबर्स जो है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले हमें 76 से 1 दे रखा था, अभी ये दिया हुआ है 14 से 44, पहले 76 से 106 तक दिया हुआ था। तो इज दैट ऑर्डर इज द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। So I hope you all are doing well, and keep studying. Yeah, see you all in the next lecture.